हमने भी फराहम किया था। ठीक है, 2000 वोटों से इस बार मैं हार गया और मुझे हराने के लिए जिन जिन लोगों ने जो ताकतें लगाई थी, जिन जिन लोगों ने जो साजिशें रची थी, आज अगर एकनाथ शिंदे के जितने भी आमदार हैं उन्हें लोग गद्दार कह के पुकारते हैं, मैं समझता हूं अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा गद्दार है तो लाल टोपी पहनकर तुम्हारी गलियों में घूमने वाला ये अबू आसिम है। अब क्या करते, अब क्या करते? लाल सिंह वाला बकरा फोन करेगा, बनाओ केस, हम बोलेंगे ये बकरे ये ले। बाबा जी का खाना मजा रही ना। 2-3 महीने के बाद निकलना, जना दल देना, सिर्फ अतीत का बदला नहीं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई इम्तियाज जलील का बदला भी गोविंद जी की आवाज में आएंगे। आज तो सुना है देवनार में लाल टोपी पहनकर घूम रहे थे। मुझे किसी ने फोन किया, बोले साहब लाल सिंह वाला बकरा घूम रहा है, ले लूं क्या? मैंने कहा बकरी ईद पे हलाल का गोश्त चलता है, हराम का नहीं चलता। इम्तियाज जलील को नाचने वाला, हाँ मैंने देखा उनका डांस बड़ा अच्छा करते यार। मुझे नहीं मालूम था कि इम्तियाज जलील अच्छे डांसर भी है। वो कॉपी भी बहुत अच्छी करता है। मैंने तो खैर वो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक नचैया नाचना का जो सिस्टम मैंने देखा, नाचने का एक तरीका होता है, जो हाथ का अंदाज और स्टाइल था थोड़ा सा अजीब लग रहा था थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको कहा कि वो एक नचैया इंसान था है। मोदी जी, मित्रों, आप क्या समझ रहे हैं? आप हमें परेशान करेंगे तो हम कहीं चले जाएंगे ना, कहीं नहीं जाने वाले। ये मुल्क जितना आपका है, जितना देवेंद्र फडणवीस का है, जितना एकनाथ शिंदे का है, जितना शरद पवार का है, जितना अजीत पवार का है, जितना अखिलेश पप्पा का है, उतना ही ये मुल्क हमारा है। बार बार कितनी मर्तबा हमने समझाना आपको, क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? आप समझ रहे हैं कि इनको ऐसा परेशान करो ये कहीं चले जाएंगे। मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, बार बार मेरे भाई पे नजर जा रही थी। उत्तर प्रदेश की याद आ रही थी। इनको देख रहा था और मैं उत्तर प्रदेश की याद मुझे सदा रही थी। एक दिन तकरीर में कह दिए यहां के मुसलमानों ने कटोरा उठाना और पाकिस्तान चले जाना वाला ये सोन तखले। ये मुल्क तेरे मैं वैसे ही बोला, पुलिस वालों ने कैमरा उठा लिया। मैं बोला बनाते केस बनता अपने पे। कहां से बनेगा जी, हमने तो सिर्फ आधा बोले हैं ना, आधे पे केस थोड़ी बनता है। सबूत तो पूरा चाहिए होता है।
ये मूर्ख तुम्हारे नौटंकी बनकर, किसी ने बताया, आतिश सर ने बताया, यहां पर उनके लोग आते हैं और कहते हैं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन वो जमात है जो नौजवानों को बरगलाती है, जो नौजवानों को भड़काने का काम करती है। हम सेक्युलर पार्टी हैं। जूती पे मारता है इम्तियाज जलील तुम्हारी जैसी सेक्युलर पार्टियों को, जूती पे रखते हैं हम उन तमाम सियासी पार्टियां जो अपने आप को सेक्युलर कहती है। क्योंकि जब तुम पर वक्त आता है तो क्या नरेंद्र मोदी, क्या एकनाथ शिंदे, क्या अजीत पवार, क्या शरद पवार, क्या अखिलेश पप्पा, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पहली बात तो ये है कि हंसी आती है कभी कभी कि इन्होंने भी वो अदा सीख लिए जो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने जो अदा सीखी है, झूठ को इस अंदाज में बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। इम्तियाज़ जलील की हकीकत मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। इम्तियाज़ जलील चुनाव इलेक्शन में या सियासत में आने के पहले वो क्या था और आज क्या है। तो सियासत का जो वक्फा था 2014 से 24, 10 साल के वक्फे में इम्तियाज़ जलील ने, अच्छा कॉपी करने में भी बड़ा मास्टर है इम्तियाज़ जलील जो है, मतलब। और रहा सवाल है अबू आसिम आज़मी को बोलने का, उसने तो 100 बार सोचना चाहिए था। वो सुपारी किलर लोगों की एक तो गैंग है जो देश के अंदर सुपारी लेकर ऐसी जगह अपने उम्मीदवार खड़ा करती है जहां माइनॉरिटी के लोग ऑलरेडी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहे हैं, फिरका परस्ती से लड़ रहे हैं, ऐसी जगह लड़ रहे हैं। और ऐसी जगह पैसे लेके ये तमाम लोग ये अपने लोगों को खड़ा करते हैं। रहा सवाल है इम्तियाज़ जलील को अगर जो तकलीफ़ है वो मैं समझ सकता हूँ। मसला ये है कि वो मध्य से चुनाव लड़ना चाहते थे, वो पैराशूट से उतर गए पूर्व में। अब उनको ऐसा इस बात का एहसास नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी का एक नेता, समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार उनकी वजह से हार गया, वो हार गए उसकी वजह से। तो इम्तियाज़ जलील साहब की दिक्कत ये है कि अगर हमारा कोई नेता हारा होता ना तो वो बहकता नहीं, बेचारे ये बहक गए और बौखला गए हैं और कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी वसूली बंद हो गई। इम्तियाज़ जलील की रिकवरी जो है वो एक बड़े पैमाने पर होती थी और महाराष्ट्र के अंदर वो ऐसी जगह से वसूली करते थे जो जब अगर वो MLA MP रहे हैं तो उसका इतना बड़ा नुकसान उनको हुआ है तो उनका बौखलाना लाजमी बात है यार। वो उनका इस बात को लेकर उन्होंने अबू आज़मी को नहीं बल्कि लाल टोपी को भी टारगेट किया। एक तो सबसे पहली बात यह है कि वो इतिहास जानते नहीं है। ये लोग कैसे हैं, सुपारी किलर लोग हैं। इस लाल टोपी का इतिहास इतना पुराना है। ये जो लाल रंग है ना, ये क्रांतिकारियों का है, ये समाजवादियों का लाल रंग है जो सर पे हम पहनते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता का लाल रंग है। इस लाल रंग ने इस देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लाई थी। आंदोलनकारियों का ये रंग है। उनको कहाँ ये सब समझेंगे, सुपारी किलर लोग हैं, इनको ये सब चीज़ें थोड़ी मालूम है। इसको हर चीज़ को वो धर्म के आईने में लोगों के सामने रखते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को जज्बाती बनाते हैं। जब ये रैलियाँ निकालते हैं तो सरकार के साथ इनकी सेटिंग होती है। आप देखिए, हमको रैलियों के परमिशन नहीं मिलते हैं और इनको इस तरीके से रोड खाली कर दी जाती है इनके लिए कि आप आइए। पूरे मीडिया को कवरेज देने के लिए मीडिया को इस तरीके से तैयार किया जाता है और आने के बाद उनको अंदर लिया जाता है बॉम्बे के हद में और फिर वापस भेज दिया जाता है और पूरे देश में वो न्यूज़ चलाई जाती है। तो इम्तियाज़ जलील जो है, आप देखे होंगे कुछ जगह कि पुलिस से बिल्कुल सीधे से सीना लगाकर टकरा के बात कर रहे हैं। वो बार बार रिलीज़ करते हैं वो लोग ये वीडियो, आपने देखा है ना। तो ये जो है ये मैच फिक्सिंग है इनकी, ये बहुत बड़ा मैच फिक्सर है ये। इसके बातों में ना आए आप लोग भी। मैं इसका जवाब कैसा देंगे आप? इसका जो उन्होंने गद्दार कहा है इसका जवाब तो, अरे गद्दार, वो खुद एक गद्दार है। आज वो MIM में है, अब MIM में कब तक रहता है वो तो वही जाने। जब तक के सब सेटिंग चलते रहेगी, सुपारी का काम मिलते रहेगा तो रहेगा। नहीं के साथ भी जो तो अभी साहब मांडी लाल का बड़ी, देखिए मैं ये तो नहीं बोलता हूँ, ये अफवाह खुद देख रही है। अभी वो भी भारत के बाहर घूम रहे। गद्दार क्यों कहा उन्होंने आवाज में?
वही तो गद्दार क्यों कहा, इसलिए कहा ना कि उनको ये यहाँ से हार गए और उनको लगा कि साला अबू आसिम आज़मी के एक कार्यकर्ता के या एक नेता की वजह से मैं हार गया हूँ। अब वो बौखलाहट है उनकी, एक्चुअली क्या हो गया, उनकी रिकवरी बंद हो गई है। जो पैसा उनको मिलता रहा, जो रिकवरी वो करते रहे, जो करप्शन वो करते रहे, जो दलाली वो करते रहे, ये सारी दलाली बंद हो गई चुनाव हारने की वजह से। तो इसकी वजह से वो उनकी बौखलाहट है और वो बौखलाहट के अंदर ये सब बातें करते हैं। और फिर अबू आसिम आज़मी के बारे में वो बात बोल रहे हैं। अरे जो इंसान राजनीति में, सियासत में आने के पहले ही जिसके पास में इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा हो, तो राजनीति करते करते आज आमदार रहते हुए, खासदार थे जब भी आमदार आज है तब भी अपने पास से पैसा लगाते हो। तो ये का भी कुछ कह रहे थे, मन्नत उनके बंगले के तारीफ। मन्नत का जो बंगला है उनका, ये एक्चुअली ये कॉपी करने में माहिर है। ये एक्टर भी है, डांसर तो मैंने आपको बताया ऐसे हाथ हिला हिला के जो डांस करे, एक्टर भी अच्छे है। जैसे मैंने आपको कहा कि पुलिस के छाती से छाती लगाकर जो आदमी ऐसी बात कर रहा हो, आप मीडिया के लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, आप ज़रा किसी पुलिस सीनियर पीआई से, एसीपी से ज़रा छाती लगाकर आँख में आँख डाल के बात करेंगे क्या? कर सकते हैं क्या? मेरा सवाल है आपसे। वो कर रहे हैं और उसके बाद कितनी अच्छी सेटिंग है उनकी, बाकायदा वो वीडियो रिलीज़ करते हैं। वो जब रैली निकालते हैं तो रैली निकालने के लिए उनको जो इस तरीके से परमिशन दी जाती, रोड खाली कर दी जाती, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बाकायदा इनको पूरा प्रोटेक्शन देती है। क्या बीटी में 100% बीटी में। और ये तो बीटी में, तो इसमें कोई ढकी छुकी बात नहीं है। आज इस देश में जो सच बोल रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है। आज हमारे एमएलएस की विधायकी जो है ख़त्म कर दी जा रही। काहे के लिए? तो बोले इन्होंने हेट स्पीच दिया। अब मैं आपको अगर उनकी स्पीचेस सुनाऊंगा और ये लोग जो बोलते हैं वो सुनाऊंगा, तो कार्रवाई तो इन पर होनी चाहिए। कार्रवाई इन पर नहीं होती, कार्रवाई उन पर होती है जो बेचारे सच्चाई की बात कर रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी सेटिंग है बी टीम की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक कभी सुने हो कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज़ जलील के यहाँ रेड पड़ी है क्या? इनको ईडी सीबीआई इसकी कोई धमकी मिलती है क्या? कोई नोटिस आती है क्या? ये विपक्ष के लोगों को बाकी क्यों आती है, इनको क्यों नहीं आती? ज़रा इनसे पूछो तो। इसलिए कि ये ऑलरेडी बीजेपी की बी टीम है, इनको पूरी तरह संरक्षण है। जो चाहे वो बोल सकते हैं, जब चाहे रैली निकाल सकते हैं, जब चाहे पुलिस के सीने से सीना मिलाकर ऐसा दर्शाते कि वो टक्कर ले रहे हैं। मन्नत के बारे में बता रहे थे आप। तो मन्नत जो है, मन्नत की जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ, ये कॉपी है। वो आजकल शाहरुख खान का एक बंगला है मन्नत, तो इनको भी जो है उसी बंगले के तर्ज पर एक मन्नत जो है अपने आप को सेलिब्रिटी समझकर वो फ्लैश कर रहे थे। जब ये चुनाव हारे तो मैंने तो ये भी देखा कि जिस तरीके से अपने गैलरी में खड़े होकर अवाम से हाथ दिखा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई सेलिब्रिटी है। ये घमंड और गुरूर जो है ना उनका, शाहरुख खान माना जाता है। हाँ, ये घमंड और गुरूर जो है अवाम में यहाँ की कैसा नीचे लाके छोड़ी है, आगे और भी नीचे लाएगी। वो रिक्शा वालों का, पांडवपुरी वालों का क्या, जिसमें इम्तियाज जलील ने उनको पैसे दे, मैं तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि मैं जानना चाहता हूँ, बेचारा वो ऑटो वाला जिसने पैसे, ऑटो बेचकर पैसे लगाया, और इन्होंने ही कहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात इम्तियाज जलील ने खुद कहा कि भाई ऑटो वाला जिसने पैसे ऑटो बेचकर मेरे चुनाव में पैसे लगाया, तो ज़रा बेचारा इनका मन्नत बना, तो उनकी छोटी सी जन्नत बनाए क्या इन्होंने? वंचित ने भी पूरी तरह से साथ दिया था उन्हें। नहीं, तो ये तो एहसान फरामोश लोग हैं भाई। ये तो बहुत, ऑटो वाले का एहसान भूल जा रहे, रिक्शे वालों का एहसान भूल जा रहे। अपने मन्नत को दिखाने की इनको बड़ी बेताबी थी, मन्नत को फ्लैश करना चाहते हैं। एमआईएम की घर वापसी होगी वापस, एमआईएम की और घर वापसी होने वाली है बहुत जल्दी, आप देखिए सही। बेइज्जती का बदला कैसा लेगा? देखिए, अबू आसिम आज़मी साहब के खिदमात को नज़रअंदाज कोई भी नहीं कर सकता। और ये तो अभी इनको जुम्मा 8 दिन हुआ है जब ये पत्रकारिता करते थे, जब अबू आसिम आज़मी साहब इस्टेब्लिश लीडर थे, और ये जो है जिन्होंने, इनके अभी दूध के दांत भी नहीं निकले थे, उस वक्त से अबू आसिम आज़मी साहब का सेटअप है ये सब। और अबू आसिम आज़मी साहब की खिदमात को महाराष्ट्र ही नहीं, हिंदुस्तान में भी कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। क्या वो आंदोलन भी चंदा वसूली था? इम्तियाज जलील का जो आंदोलन था, वो बोर्ड का, वो भी चंदा वसूली था? 100%। जिस जगह से उनको पैसे मिल सकते हैं वो ये काम करते हैं। पूरे महाराष्ट्र के एमआईएम के बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता परेशान हैं इनसे, लेकिन कैसा है कि ऊपर से कार्रवाई नहीं हो रही है। वो लोग हर शहर के लोग हमको बताते हैं कि जब इनकी शिकायत भी की जाती है तो वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि कैसा है, चोर मौसेरे भाई है, इनका जो
रिकवरी का मामला था वो लोग जानते हैं, उन तक पहुंचती है। सर आखिरी सवाल, अभी 2 दिन पर ही बकरी ईद है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि मुंबई में अबू आसिम आज़मी साहब ने मुख्यमंत्री के साथ जो मीटिंग की, उस मीटिंग के अंदर जिस तरीके से हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एक हफ्ता पहले एक सर्कुलर निकाला था कि जो जितने भी महाराष्ट्र की गौशालाएं हैं वहाँ से एक हफ्ते तक कोई भी खरीदी बिक्री नहीं करेंगे, कोई भी जानवर नहीं बेचेंगे। जो प्रतिबंधित जानवर है वो तो जाते ही नहीं है, लेकिन जो दूसरे भी जानवर है वो हम उसकी कोई खरीदी बिक्री मार्केट में नहीं करेंगे। लेकिन अबू आसिम आज़मी साहब की मुख्यमंत्री से जब मीटिंग हुई उसके बाद कल वो लोगों ने परसों वो सर्कुलर को वापस लिया, तो ये एक बड़ी बात है। अबू आसिम आज़मी साहब ने इस जो लड़ाई जो शुरू हुई थी उन्होंने जद्दोजहद कर रहे उसके लिए। पर बड़े जानवर कहीं ना कहीं पकड़े जा रहे हैं, उससे कैसे देखते हैं? मैं अवाम से इतना ही कहूँगा कि प्रतिबंधित जानवर जो है उसकी कुर्बानी से हम परहेज़ करें, उसकी कुर्बानी ना करें। और हम लोग जो है जहाँ पर भी हमारी टीमें हैं, हमारे लोग हैं, हम उनको ये बोल रहे हैं कि आप किसी को गैर कानूनी तरीके से कोई पकड़ रहे तो आप लोग जाइए, उनके लिए मदद करिए उनकी। आप पुलिस से बात करिए, आप लोगों से बात करिए, आप हम लोगों से बात करिए, कहीं पर भी ये लोगों की मदद करें। और अवाम से ये कहूँगा कि भाई प्रतिबंधित जानवर जितने हैं उनसे उनका कुर्बानी ना करें और कुर्बानी को उसकी नुमाइश ना करें। आखिरी सवाल सर, औरंगाबाद शहर का जो शहर अध्यक्ष नियुक्त है कैरोल भाई और आयुब भाई, ये दोनों की चर्चा है शहर में, दोनों में से किसको मिलेगा है सर? नहीं, अभी पार्टी की कोर कमेटी तय करेंगी। सर इधर देखिए। शुक्रिया। तो भाई ऐसा है, नहीं मैं इम्तियाज़ जलील की जहाँ तक बात है, कैसा था कि इस कम्युनिटी को धोखा देने में लोग बहुत माहिर होते हैं। कम्युनिटी को मजहबी मामले के अंदर इतना जज्बाती कर देते हैं कि लोग उनके अंदर हमारे औलिया ढूंढने लगते हैं। और जब इनकी हरकतें इस तरीके से सामने आती है तो लोगों के दिल टूटते हैं। ये मेरी आवाज़ नहीं है, कई लोगों की आवाज़ है जिन लोगों ने उनको इस हरकत में देखा। तो हम तो पहले से ही उनको जानते हैं, लेकिन हम अपने मुंह से बोले होते तो अलग बात थी, लोगों ने अपनी आंखों से देख लिए। और रहा सवाल है इम्तियाज़ जलील का, तो इम्तियाज़ जलील जो है जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि मैंने उनके एक बार सुना था कि किसी उनके पहले इलेक्शन में कि किसी एक ऑटो वाले ने ऑटो बेचकर उनके चुनाव में पैसा भी लगाया, मेहनत की। तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के ज़रिए उस ऑटो वाले का उन्होंने घर बनाया या मन्नत बनाया उन्होंने, ये मैं जानना चाहता हूँ। इम्तियाज़ जलील की ज़िंदगी आप लोगों ने नज़दीक से देखी है। इम्तियाज़ जलील इलेक्शन लड़ने के पहले क्या थे, वो सियासी तौर पर मजबूत हुए हैं सियासत में पैसा कमाकर। अबू आसिम आज़मी ने सियासत में आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अबू आसिम आज़मी अरबपति थे और सियासत में वो अपने पास से पैसा लगाकर कम्युनिटी का भी काम करते हैं, जनता का काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो रही है कि एमआईएम पार्टी पीछे से नहीं, तकलीफ नहीं। देखिए एक बात बताता हूँ मैं, हमको एमआईएम से तक वो देखिए एक बात सुनिए ना, जिस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर करती हो, जिस पार्टी का मीडिया सेल भारतीय जनता पार्टी चलाती है, तो हमको तकलीफ होने का सवाल ही नहीं है, हमको नुकसान होने का सवाल है कि अवाम के जज्बात के साथ ये हमेशा खेलते हैं। आज देखिए महाराष्ट्र में इश्यूज़ है, आप देख रहे होंगे कि मुंबई के अंदर अबू आसिम आज़मी साहब ने ये बकरे का मैटर था, बकरा मंडियों का मैटर था, देवनार स्लाटर हाउस का मसला था, मुंबई के अंदर जानवरों का मसला था। तो उस सारे इश्यूज़ पर उन्होंने, यही नहीं आप जितने सालों से अबू आसिम आज़मी साहब को देख रहे हैं कि ऐसा एक इशू बता दो महाराष्ट्र में जो अबू आसिम आज़मी साहब ने सिर्फ आवाज़ नहीं उठाया, उसके लिए काम भी किया है। और औरंगाबाद के बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं। और मैं जब आप लोगों के ज़रिए पूछना चाहता हूँ इस इम्तियाज़ जलील नाचने वाले से कि इश्यूज़ जो है एमपी यहाँ रह चुके हैं, वो एमएलए यहाँ रह चुके हैं, कि अवाम के इश्यूज़ को सॉल्व करने में मतलब अपना कितना खर्च, वक्त और पैसा कितना खर्च किया। बार बार नाचने वाले बोल रहे, कहाँ पे नाचने? नहीं, इसलिए कि मैंने उनको डांस करते हुए देखा हूँ। कहाँ पे देखा? अरे मैंने उनको शादी का डांस करते हुए देखा हूँ। बहुत सारे लोग बोले ये वैसे भी बच्चे के शादी में डांस करते हैं ना? बच्चे के शादी में नहीं, अरे डांस भी यार, डांस भी उन्होंने बहुत अच्छे से हाथ को ऐसा कुछ इस तरीके से इस ढंग से जो है उन्होंने डांस किया है। ये डांस जो है कुछ अच्छे प्रोफेशनल साहब को जो उन्होंने गद्दार कहा है जी, उसका अरे जवाब पैसा देंगे? उसका जवाब ये है कि ये इम्तियाज़ जलील अब जो है, अगर ये गद्दार जो उस शख्स को बोल रहा है जो पूरी कम्युनिटी जो है जिनकी गवाही दे सकती है, अब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ज़रा तेरे पास में जो पैसा आया है वो सियासत में कमाया हुआ पैसा है। अब वो आसिम आज़मी साहब जब तुम सियासत
में एंट्री भी नहीं करे थे, जब तुम पत्रकारिता करते थे तुम्हारी हालत क्या थी, ये औरंगाबाद शहर की और औरंगाबाद की अवाम अच्छे से जानती सर, है। आप ये बात मानते हैं 5G का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, क्यों आपके पद अधिकारी और आपके जो संगठन के नेता है वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं? हाँ, सही बात है, बिल्कुल आपकी तस्लीम करता हूँ मैं इस बात की कि हमारे जो है पार्टी के पदाधिकारियों का काम है कि सोशल मीडिया से जुड़ा रहना चाहिए। और औरंगाबाद में तो इतने अच्छे लोग हैं, आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, और आप लोग तो ट्रांसपेरेंसी है आप लोगों के अंदर, आप लोगों का इस्तेमाल इन्होंने नहीं कर रहे हैं, इस बात का अफसोस है मेरे को। सर, ये सोशल मीडिया से नहीं जुड़ते फिर कैसी उम्मीद करेंगे आपके यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर आपके नगर सेवक? नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, मैं तस्लीम करता हूँ। आज अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया। मैं जैसा आपको पहले बोला कि हम गोदी मीडिया से परेशान हैं। गोदी मीडिया अच्छी खबरों को नहीं, आप ही एक ऐसा माध्यम है जो छोटे से इशू से लेकर बड़े इशू तक आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ जनता की चैनलों पे विश्वास है आपका? बिल्कुल अरे उर्दू तो इस मुल्क की ज़बान है ना, क्यों नहीं विश्वास रहेगा। हाँ, इसी दक्कन में उर्दू जन्मी है, और भाई उर्दू ऐसा है, एक ऐसी ज़बान है कि उर्दू में मोहब्बत है, उर्दू में जज्बात है, उर्दू में एहसासात है, उर्दू में इनकलाब है, नहीं समझे? तो ये ज़बान ही आने वाले दिनों में महानगर पालिका के इलेक्शन है, तो आप अपने बलबूते पे लड़ेंगे किसी से? आप समाजवादी पार्टी के कोर कमेटी की मीटिंग में पहले ये तय होगा संगठन मजबूत करना है, इशू जनता के इशू से जुड़ना है, और उसके बाद में फिर चुनाव। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये उसका जवाब पिछले जो मैंने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं आया, बोलिए। कैसे जवाब देंगे इम्तियाज? गद्दार का क्या जवाब है आपके पास? गद्दार, देखिए मैंने क्या बोला आपको, गद्दार को मैंने ये बताया कि एक नाचने वाले के सवालों का मैं जवाब नहीं दूंगा, अब ये अवामी जवाब देंगे। यहाँ तो एक बात तो तय है सर, अब मैं आपके बीच में बार बार आऊँगा। शहर अध्यक्ष फैसल खान को हटाने की क्या वजह? आपको शहर अध्यक्ष पद से हटाने की क्या वजह? क्यों इतना अच्छा कार्यकाल चल रहा था उनका? नहीं, अभी पार्टी को आगे सुनिए लेकर ना, जा रहे थे। डिसॉल्व किए हमने बॉडी, क्या वजह? सुनिए ना, डिसॉल्व कई जगह हुआ है। आज हम कोर कमेटी में फैसल भाई भी बैठेंगे, सब रहेंगे, मिलके तय करेंगे। वापिस दिखेंगे हमारे को फैसल भाई? अरे समाजवादी पार्टी के नेता है वो, क्यों नहीं दिखेंगे? आपके साथ ही दिखेंगे वो। भाई कार्य करने के लिए पद की नहीं, कार्य की ज़रूरत होती है, ये बात आप हमेशा याद रखना। पद तो जो है आते रहते जाते रहते हैं।